हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर के जैट के सारे क्वांट के क्वेश्चंस। सो आई विल टेल यू द बेस्ट पॉसिबल मेथड्स। एनीवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट वो भी इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें, बिकॉज द क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर टू कैट एज वेल, राइट? द कंसेप्ट्स आर ऑलमोस्ट सेम। लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशंस आती रहें रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट एग्जाम्स, तो आप प्लीज़ गूगल फॉर्म फिल करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को आप लोग खुद से जरूर ट्राई करें वीडियो पॉज करके, राइट? एंड देन ओनली यू शुड सी दी सॉल्यूशन। So students, now this is the first question. Okay, please pause the video and give it a try. Okay, I hope आप सबने ट्राई किया होगा। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। So it is given that Amit has forgotten his 4-digit locker key. He remembers that all the digits are positive integers, very important, and they are different also from each other. Moreover, fourth digit is the smallest. A maximum value of the first digit is 3, right? He recalls that if he divides the second digit by the third digit, he gets the first digit. How many different combinations does Amit have to try for unlocking the locker? तो मान लेते हैं कि 4 डिजिट जो नंबर है वो है ABCD। ओके, अब एक बार देख लेते हैं जो जो कंडीशंस गिवन है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इस कंडीशन को भूलना नहीं है हम लोगों ने। दिस इज द स्मॉलेस्ट। ओके, डी इज द स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो इससे हमें ये पता लग गया ना कि ए के बारे में जो वो कह रहे हैं, दैट ए इज लेस देन इक्वल टू 3 है ना। ए इज लेस देन इक्वल टू 3, मैक्सिमम वैल्यू ए की 3 हो सकती है। और ये वाली कंडीशन आई होप आप सबको समझ में आ गई कि अगर सेकंड वाले को हम थर्ड वाले से डिवाइड करें, सेकंड डिजिट को अगर हम थर्ड डिजिट से डिवाइड करें, मतलब अगर मैं बी को डिवाइड करूं सी से, सो इट शुड बी इक्वल टू दी फर्स्ट डिजिट। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी देखो यार, ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है ना, क्योंकि अगर आप ए की वैल्यू 1 रखोगे, राइट, एंड डी इज स्मॉलेस्ट, देन डी हैज टू बी 0 एंड इट इज गिवन दैट ऑल आर पॉजिटिव। दैट मींस ए की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अगर मैं मान लो ए की जगह 2 पुट कर दूं, ओके, ए की जगह मैं 2 पुट कर दूं, ओके, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दिस कंडीशन, है ना, कि अगर मैं सेकंड वाले को थर्ड वाले से डिवाइड करूंगा तो इट शुड बी इक्वल टू द फर्स्ट डिजिट। तो कहने से कि सेकंड वाला जो डिजिट है वो थर्ड वाले के डबल होना चाहिए, सेकंड वाला जो डिजिट है वो थर्ड वाले के डबल होना चाहिए। तो अभी सेकंड डिजिट आप देखो 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इसको 2 लोगे तो फर्स्ट डिजिट भी 2 एंड इट इज गिवन दैट ऑल आर डिफरेंट। सो वी कैनॉट टेक सेकंड डिजिट एज 2, वी कैनॉट टेक सेकंड डिजिट एज 4। अगर 4 लूंगा यहाँ पर तो ये 2 हो जाएगा अगेन, we'll have 2 coming twice, so that is also not possible। तो अब क्या हो सकता है, सेकंड डिजिट मेरा इवन होना चाहिए, है ना, तो 6 हो सकता है। तो उस केस में थर्ड डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ऑब्वियसली लास्ट वाला सबसे स्मॉलेस्ट है, इट हैज टू बी 1, सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। अभी 2 को तो मैंने फिक्स ही रखा है ना। अब ये भी हो सकता है कि सेकंड डिजिट विल बी लेट्स से 8, उस केस में थर्ड डिजिट विल बी 4, बिकॉज 8/4 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 एंड ऑब्वियसली लास्ट डिजिट हैज टू बी 1। तो दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। अभी जब ए को हमने 2 लिया है तो और कोई पॉसिबल केस नहीं है। नाउ लेट्स ट्राई टू पुट ए एस 3, है ना, ए को 3 भी ले सकते हैं। अब अगर मैंने ए को 3 लिया, नाउ आई नो दैट ऑन डिवाइडिंग बी बाई सी आई शुड गेट 3, है ना। मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड डिजिट है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। नाउ सेकंड डिजिट कैन नॉट बी 3 बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ 3 हियर। Second digit, can it be a 6? Yes. If this is 6, then in that case this will be 2, right? क्योंकि 6/2 is equal to 3 और आखिरी वाला digit सबसे छोटा है, so it has to be 1. No other case is possible, because if you take second digit to be 9, then third digit will be 3 and then 3 will come twice, right? This is not possible. तो that means जब हमने a को 3 लिया है ना, जब हमने a को 3 लिया है तो उससे एक ही केस पॉसिबल है। Now we know that a cannot be greater than 3, so there are only 3 possible cases. 3 is the correct answer.
Okay, students, I hope this question is clear to all of you. Right now, let us see the next question. Okay, students, so I hope आप सब लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा. नाउ गाइज, दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दैट. ये सबसे आसान क्वेश्चन था. मुझे लगता है सब लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था सॉल्व. तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं फिर भी. रजनीश बॉट एन आइटम एट 25% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस. तो एक काम करते हैं, प्रिंटेड प्राइस या जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं उसको 100 मान लेते हैं. ठीक है. तो रजनीश बॉट इट फॉर 20% डिस्काउंट, मतलब रजनीश की अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें, सो दैट वुड बी, क्योंकि 25% डिस्काउंट, सो 25% डिस्काउंट ऑन 100, दैट वुड बी 75. दिस विल बी दी कॉस्ट प्राइस फॉर रजनीश. ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये रजनीश का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. नाउ ही सोल्ड इट एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस. अब प्रिंटेड प्राइस तो 100 ही है, अब रजनीश ने आगे सेल कर दिया 10% डिस्काउंट पे. तो अगर इस पे 10% डिस्काउंट होगा, दैट मीन्स रजनीश ने सेल किया 90 रुपीज पे. दिस इज रजनीश सेलिंग प्राइस. Now the question is, what is his profit percentage? We have the cost price, we have the selling price, we can easily find profit percentage. So profit is now 15 rupees and cost price is 75. So 15 by 75 into 100, which is 1 by 5 of 100. So 20% is the correct answer. Right, students? काफी easy question है. Let us see the next question now. Okay, students, so I hope all of you have tried it. देखो यार, a की वैल्यू गिवन है मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस मॉड में ट्वाइस ऑफ x माइनस 8. वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a. अभी देखो यार, बीच में नेगेटिव का साइन है ना. अगर बीच में नेगेटिव का साइन है तो देखो, आप बेस्ट तरीका ये रहेगा, आप इसको ग्राफ से कर लो. अभी ग्राफ से कैसे करते हैं मैं जल्दी से समझा देता हूँ, है ना. सो लेट मी ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस. तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, लेट से एक्स एक्सिस, राइट. और एक्स एक्सिस ही को यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना. नो नीड टू ड्रॉ वाई एक्सिस. सो ओके. तो अभी सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आप क्रिटिकल पॉइंट्स ले लें, है ना. क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब आप देखो कि ये वाला जो मॉड है ना, मॉड के अंदर एक्स प्लस 3, ये जीरो कब होगा? ये जीरो तभी होगा ना जब एक्स की वैल्यू -3 होगी. ऐसे ये जीरो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू 2 होगी. और ये जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू 4 होगी. तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए. तो एक जगह -3 मैंने लिख लिया, फिर x इज इक्वल टू 2 और फिर x इज इक्वल टू 4. ठीक है. ओके. नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a व्हेन x इज इक्वल टू -3. अब हम देखेंगे कि a की क्या वैल्यू आ रही है जब हमने x को -3 पुट किया. तो अभी x को -3 पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं वील गेट a इज इक्वल टू, दिस थिंग विल बिकम 0. नाउ मॉड के अंदर क्या हो जाएगा? मॉड के अंदर आ जाएगा -5. -5 का मॉड मतलब 5 minus twice of x minus 8. Now twice of -3, twice of -3 is -6, -6 minus 8 is minus of 14, -14 का mod is 14. So we'll get 5 minus 14, that is equal to minus of 9. है ना. मतलब जब हमने x की जगह -3 पुट किया तो वैल्यू क्या आ रही है? -9 आ रही है. तो आप ये कह सकते हो जब x की जगह -3 पुट करें तो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू है या जो y की वैल्यू है दैट इज -9, है ना. तो -9 क्या मतलब होगा? नीचे होगा कहीं. यहां मान लेते हैं ये -9 है. तो मैं लिख देता हूं, जब x -3 है तो y -9. राइट. ऐसे ही जब हम x को 2 पुट करेंगे, अगर x को 2 पुट करेंगे तो आप देख सकते हो दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 0. और यहां जब मैंने x को 2 पुट किया, सो दिस विल बिकम 4 माइनस 8. तो 4 माइनस 8 का मॉड दैट विल बिकम 4. सो दिस इज 4, राइट. एंड दिस इज 5. सो 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 दैट इज 1. तो मतलब जब x को 2 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ रही है ना. जब x को 2 पुट किया y की वैल्यू 1 आ रही है. ऐसे ही अगर मैं x को 4 पुट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये तो 0 हो जाएगा. 4 पुट किया, दिस बिकम 7, राइट. एंड दिस बिकम्स 2. तो 7 प्लस 2 बिकम्स 9. मतलब जब हमने x को 4 पुट किया तो y 9 आ रहा है. x को 4 पुट किया तो y 9 आ रहा है. राइट. सो लेट्स से दिस इज 4,9. आई होप अब आप सबको पता है कैसे करेंगे हम. अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. सो इफ आई ज्वाइन दिस,
बाय अ स्ट्रेट लाइन, राइट। फिर इसको भी हमने ज्वाइन किया स्ट्रेट लाइन से। अब देखो ये क्या बताना चाहता है, कि अगर आप x की वैल्यू -3 से कम पुट करोगे, है ना, इफ यू पुट वैल्यू ऑफ x लेस देन -3, इट विल रिमेन -9 ओनली। मतलब जब आपने -3 पुट किया तो वैल्यू -9 आई थी, अगर आप -3 से कम भी लोगे तब भी y की वैल्यू -9 ही रहेगी। सो दिस ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जब हमने x को 4 पुट किया तो y 9 आ रहा है, x को 4 पुट किया y 9 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप 4 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे, 5 6 7 समथिंग, इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी 9। y की वैल्यू हमेशा 9 ही रहेगी। सो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। अभी देखो ग्राफ से कितना इजीली पता लग रहा है, वो बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देख सकते हो यार, मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, 9 आ रही है ना। इट विल ऑलवेज बी 9। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम क्या आ रही है, 9 आ रही है। 9 इज द करेक्ट आंसर। नाउ आई टेल यू वन मोर वे ऑफ डूइंग इट। आप इसको बिना ग्राफ के भी कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है मॉड के अंदर x+3 प्लस मॉड के अंदर x-2 माइनस मॉड के अंदर 2x-8। याद रहे हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब आप खुद सोचो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ये वाला टर्म नेगेटिव है ना, लास्ट वाला टर्म नेगेटिव है। तो आप सोचो, जो चीज माइनस हो रही है, जो चीज माइनस हो रही है, अगर मुझे ओवरऑल इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मतलब जो चीज माइनस हो रही है वो कम से कम होनी चाहिए, जो चीज घट रही है वो कम से कम होनी चाहिए। तो दैट मीन्स जो लास्ट वाला टर्म है वो मिनिमम होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, मॉड वाला टर्म मिनिमम कितना हो सकता है, मॉड वाला टर्म मिनिमम 0 हो सकता है। अब ये 0 कब होगा, दिस टर्म विल बी 0 व्हेन x इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है अगर मैं x इज इक्वल टू 4 पुट करूंगा, उस केस में मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सो इफ यू पुट x इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 3 इज 7, 4 माइनस 2 इज 2, एंड लास्ट टर्म इज 0। सो आंसर विल बी 9। I hope this question is clear to everyone, right? Now let us see the next question. Okay, students, so I hope आप सबने ट्राई किया है। ABC is a triangle with BC is equal to 5। तो एक काम करते हैं, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं जल्दी से। ABC is a triangle, okay, with BC is equal to 5। तो BC में 5 गिवन है। फर्दर इट इज गिवन D is the foot of perpendicular from A on BC। तो A से हमने एक परपेंडिकुलर बनाया BC पे, लेट्स से दिस इज D। E is a point on CD such that BE is equal to 3। E is a point on CD such that BE is equal to 3। अब देखो यार, सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको बता दूं कि जो भी ये वैल्यू इन्होंने पूछी है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जो भी आएगी, दैट इज फॉर एनी ट्राइंगल एबीसी, राइट। क्योंकि इन्होंने ऐसा तो बोला नहीं है कि एबीसी जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है या आइसोसेलेस है या स्केलिन है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो देखो यार, सबसे सिमेट्रिक फिगर कौन सी, आप सबको पता है सबसे सिमेट्रिक फिगर है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन पूछा गया है, इसकी वैल्यू किसी भी ट्राइंगल के लिए सेम आनी चाहिए। तो हम बेस्ट रहेगा हम इसको एज्यूम कर लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। Okay, so because I'm assuming it to be equilateral triangle, so can I say this perpendicular will also be the median? I hope ये बातें सबको पता है। अब क्योंकि ये मीडियन भी होगा, so BD will be 2.5, CD will also be 2.5। आगे उन्होंने बोला E is a point on CD such that BE is equal to 3। मतलब E यहां पर होगा कहीं, राइट, सच दैट BE is equal to 3। तो एक काम करता हूं मैं, उसको लिख देता हूँ, ये पूरा 3 है यहां से यहां तक। Okay, BE is equal to 3। We have to find AB square minus AE square plus 6 times CD। AB square निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यार, पहले तो AB तो हमें पता लग ही रहा है, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग इट टू बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मतलब ये भी 5 हो गया और ये भी 5 हो गया, है ना। तो AB स्क्वायर तो मुझे पता लग गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ AB स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। अब बात कर लेते हैं AE की। हाँ, तो AE ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे AE स्क्वायर निकालना है, मतलब AE कैसे निकाल सकते हैं। अब पहली बात तो आप देखो, बीई 3 है और BD 2.5 है, तो कहने से डीई, लेट मी राइट इट हियर, डीई विल बी 0.5।
मुझे ए ई निकालना है, एडी भी निकाल सकते हैं। आई होप आप सबको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में, मैं यहाँ लिख देता हूं, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम साइड को मान ले ए, तो हाइट क्या होती है? हाइट होती है साइड का √3/2 टाइम्स, √3/2 टाइम्स। तो कहने से एडी विल बी 5√3/2। अब मुझे एडी भी पता है, मुझे डीई भी पता है, मुझे एई निकालना है, तो जल्दी से निकाल लेते हैं। बेसिकली मुझे एई स्क्वायर निकालना है, तो एई स्क्वायर वुड बी, एई तो हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, दैट वुड बी 5√3/2 का स्क्वायर प्लस 0.5, मतलब 1/2 का स्क्वायर। So from here we'll get AE square, which comes out to be 25 into 3, 75, 75/4 plus 1/4, which is 76/4, and 76/4 is 19। 19 मेरी AE square की वैल्यू है ना, AE square, so this is coming out to be 19। नाउ लेट अस ट्राई टू फिगर आउट सी डी। अभी सी डी निकालना है, तो वो तो ऑब्वियस बात है, सी डी अब कितना है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने एज्यूम किया था डी इज द मिड पॉइंट, दैट मीन सी डी विल बी 2.5। ओके, सी डी विल बी 2.5। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट पुट द वैल्यूज, विल गेट द आंसर। ए बी स्क्वायर 25 माइनस ए ई स्क्वायर दैट इज 19, 6 टाइम्स सी डी। नाउ 6 into 2.5 is 15, तो 25 + 15 40, 40 minus 19 21, 21 is the correct answer। Very good question. It is easy if you assume it to be an equilateral triangle. So I hope students this question is clear to all of you. Now let us see the next question. Okay students, so I hope all of you have tried this question. 7 distinct positive integers, उनका sum है 1740। We have to find largest possible ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब बड़े से बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने बताना है इन 7 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का। ओके, नाउ बिकॉज दे हैव समथिंग इन कॉमन, उनका कुछ ना कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो एक काम करते हैं, मैं 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स को मान लेता हूं, एच ए प्लस एच बी प्लस एच सी प्लस एच डी प्लस एच ई प्लस एच एफ प्लस एच जी। Okay. Now these are the 7 distinct positive integers. Here I am assuming h to be the greatest common divisor, या जिसको हम highest common factor बोलते हैं। और याद रहे ये सारे के सारे डिफरेंट है, तो इनका सम हमें गिवन है 1740। okay, 1740। so that means if I take h common, I'll get a plus b plus c plus d plus e plus f plus g। this is equal to 1740। अभी देखो यार, एम क्या होना चाहिए, अगर मुझे एच को मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि लार्जेस्ट पॉसिबल जीसीडी पूछा है, दैट मींस मुझे एच को मैक्सिमाइज करना है। कहने से अगर एच को मैक्सिमाइज करना है, दैट मींस द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट इट शुड बी मिनिमम। नो माइंड यू, हमें ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को मिनिमम करना है, और ए बी सी डी ई एफ जी ये सारी वैल्यूज डिफरेंट है, राइट, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आप खुद सोचो, अगर सारी वैल्यू डिफरेंट है, right? Now even if I take it to be 1 2 3 4 5 6 7, okay, अगर मैं ए बी सी डी ई एफ जी को 1 2 3 4 5 6 7 भी एज्यूम कर लूं, in that case also the sum is coming out to be 7 into 8/2 which is 28। मेरे कहने का मतलब है कि अब जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है उसकी मिनिमम वैल्यू 28 तो होनी ही चाहिए, राइट। अब बेस्ट तरीका क्या रहेगा, पहले हम 1740 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते, तो अभी प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो 10 तो है ही है, तो 2 into 5 is 10, है ना, 2 into 5 is 10। नाउ आई एम स्टिल लेफ्ट विद 174। 174 में भी एक 2 तो आएगा ही आएगा, 2 into 87, हाँ तो एक 2 और आ गया, इट विल बिकम 2 स्क्वायर, राइट। आई एम लेफ्ट विद 87, 87 मतलब एक 3 आएगा ही आएगा, और एक 29 आएगा। ओके, नाउ दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1740। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 28 तो है नहीं, है ना, 28 इज नॉट अवेलेबल हियर, तो
मिनिमम चाहिए लेकिन 28 या 28 से ऊपर चाहिए। तो 28 पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन सी देयर इज अ 29 हियर, राइट? देयर इज अ 29 हियर। सो कहने से इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट वुड बी 29। अब देखो 29 कैसे बन सकता है? अगर मैं 1 से 7 लेता, अगर मैं 1 से 7 लेता, इट वुड हैव बीन 28। नाउ आई नो इट इज 29, तो 1 का इंक्रीज हो रहा है, सो आई कैन मेक दिस 7 एज 8। सो नाउ दिस वुड बिकम 29, और उस केस में मेरा एच जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा, है ना? तो मैक्सिमम एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं इस 29 को मैंने ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू 29 है, तो ये हमारा एच हो जाएगा। सो इन दैट केस एच इज कमिंग आउट टू बी 5 इंटू 3 15 इंटू 4 दैट इज 60। सो maximum value of h is coming out to be 60. A very good question, very interesting question. I hope this question is clear to all of you. Let us see the next question now. Okay, students. So a very lengthy question. I hope all of you have tried it. एक बारी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है. So Jose borrowed some money from his friend at simple interest rate of 10%. He invested the entire amount in stocks. At the end of first year, he repaid 1/5 of the principal amount. तो एक काम करते हैं, पहले इस इंफॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेते हैं. So let's assume he borrowed 100 rupees. Okay, let's assume he borrowed 100 rupees. तो ये प्रिंसिपल हो गया 100 रुपीज. नाउ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रीपेड 1/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट. तो इसका 1/5 उसने वापस कर दिया. 1/5 ऑफ 100 इज 20 रुपीज, राइट? नाउ माइंड यू, ही हैज रीपेड 20 रुपीज, बट अब इंटरेस्ट भी जुड़ चुका है ना, क्योंकि एक साल में 10% इंटरेस्ट भी देना है. सो ही हैज टू पे इंटरेस्ट ऑफ 10 रुपीज. आई राइट इट हियर. 10 रुपए का इंटरेस्ट भी उसको देना पड़ेगा. ओके, नाउ बिकॉज ही हैज पेड 20 रुपीज, नाउ द प्रिंसिपल इज 80 रुपीज. ओके, नाउ द प्रिंसिपल इज 80 रुपीज, है ना? सिंपल इंटरेस्ट में देखो ऐसे ही होता है कि अब जो भी पैसा दे दिया है बंदे ने, वो प्रिंसिपल में से रिड्यूस हो जाएगा. तो 20 रुपए उसने दे दिए, वो प्रिंसिपल में से कम हो गए. तो नाउ 80 रुपीज इज द प्रिंसिपल एंड ही हैज टू पे 10 रुपीज एज इंटरेस्ट. नाउ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही रीपेड हाफ ऑफ द रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट. तो यहां लिख देता हूं, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर now he pays half of 80. That means he will repay 40 rupees. Now mind you, 80 rupees principal था, तो अब इस पे उसको एक साल का इंटरेस्ट भी लगेगा. रेट इज 10%, सो ही पे 8 रुपीज ऑन 80 रुपीज. तो 8 रुपए का इंटरेस्ट और जुड़ गया है. नाउ द रिमेनिंग प्रिंसिपल इज 40 रुपीज. ओके, रिमेनिंग प्रिंसिपल इज 40 रुपीज. एंड फर्दर इट इज गिवन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही रीपेड द इंटायर रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट. अब ये 40 का 40 उसने पूरा पे कर दिया. एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही रीपेड 40 रुपीज. तो अभी पूरा प्रिंसिपल उसने दे दिया, लेकिन अब ये थर्ड ईयर प्रिंसिपल 40 था, इस पे उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 10%. दैट मीन्स 4 रुपीज. नाउ स्टूडेंट्स, ही हैज given the principal, right? He has given the principal. He also has to pay this interest, which is coming out to be 22 rupees. Now it is given that at the end of fourth year, he paid the last 3 years interest amount. Because there was no principal amount left, his friend did not charge any interest in the fourth year. तो बस अब at the end of fourth year, he will not be charged any interest and he will repay the interest, which is 22 rupees. तो स्टूडेंट्स कहने से ओवरऑल ही हैज पेड 122 रुपीज, है ना? 100 रुपए उसने प्रिंसिपल के भी दे दिए और 22 रुपीज उसने इंटरेस्ट भी दे दिया. नाउ फर्दर इट इज गिवन एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर ही सोल्ड आउट ऑल हिज स्टॉक्स. लेटर ही कैलकुलेटेड दैट ही गेन्ड रुपीज 97,500 आफ्टर पेइंग प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट टू हिज फ्रेंड. Very important, his invested amount in the stocks became double at the end of fourth year. अभी उसने कितना इन्वेस्ट किया था? उसने 100 के 100 रुपए जो बोरो किए थे, वो उसने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिए थे. वो पैसा उसका डबल हो गया. दैट मीन्स ही गॉट 200 रुपीज, राइट? 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसको उसको 200 रुपए मिल गए. तो कहने से he gets 200 rupees and he has given back 122 rupees. तो ओवरऑल गेन कितना हुआ? ओवरऑल गेन हुआ उसको 200 minus 122. That means 78 rupees. So this is the gain. Now
द एक्चुअल वैल्यू इज 97,500, है ना? एक्चुअल वैल्यू 97,500, हमारे केस में वो 78 आ रही है बिकॉज वी एज्यूम्ड प्रिंसिपल टू बी 100. सो कहने से दिस 78 इज इक्विवेलेंट टू 97,500, है ना? और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना हाउ मच मनी डिड ही बोरो. सो ही बोरोड 100 रुपीज. हमें 100 की वैल्यू निकालनी. यूनिटरी मेथड वी कैन अप्लाई 100 इंटू 97,500 डिवाइडेड बाई 78. सो 78 अगर हम देखें पहले तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 3 से करके देख लेते हैं. सो विल गेट 26 हेयर. अगर यहां से मैं 3 से करूं, सो 3 इंटू 3 इज 9, विल गेट 25. 32500. फर्दर नाउ यू कैन सी इट इज डिविजिबल बाय 13 itself, है 13 से करके देख लेते हैं. 13 इंटू 2, 13 into 2 is 26. We'll get 65, 2500. और 2 से भी कैंसिल हो रहा है, so we'll get 1250. So this comes out to be 125000. Okay, students. So this comes out to be 1,25,000. तो काफी लेंदी क्वेश्चन है बट नॉट टफ, बट डेफिनेटली दिस इज नॉट वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो आपको पहली बार में अटेम्प्ट करने चाहिए. एनीवे, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Okay, students, so I hope all of you have tried this. Let us try to solve it now. So the Guava Club has won 40% of their football matches in the Apple Cup that they have played so far. Okay. So they have won 40% of their matches till now. Whatever matches they have played, उसका 40% वो लोग जीत चुके हैं. If they play another n matches and they win all of them, their winning percentage will improve to 50. तो एक काम करते हैं, पहले इसको यूज कर लेते हैं. देखो बेस्ट मेथड क्या रहेगा, आप एलिगेशन यूज करें, काफी जल्दी हो जाएगा. दे हैव वन 40% ऑफ देयर मैचेस टिल नाउ. अब वो जितने भी मैचेस खेल रहे हैं, है ना, जितने भी मैचेस खेल रहे हैं, दे आर विनिंग ऑल ऑफ देम. सो वी कैन से दैट remaining matches which they are going to play, they are winning all, so that means 100% winning rate. And now their winning percentage improves to 50. तो आप सब लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन एलिगेशन में करे होंगे कि कुछ मैचेस में वो 40% जीते हैं और बाकी कुछ मैचेस में वो 100% जीते हैं और ओवरऑल दे आर विनिंग 50%. सो 50% बीच में आ जाएगा. So if I apply alligation, this comes out to be 50, this comes out to be 10. That means ratio is coming out to be 5:1. Now this is only the ratio कि अगर वो पहले 5 मैचेस खेले थे जिसमें से वो 40% जीते थे, then they played one more match and they were able to win that match. तो सिर्फ हमें रेशियो बता रहा है. Let us solve it further. Further, if they play 15 more matches and win all of them, their winning percentage will improve from 50 to 60. तो अभी तक वो 50% जीत चुके हैं, है ना, यहां तक वो 50% जीत चुके हैं. So they have won 50% till now. And now if they play 15 more and win all of them, तो वो 15 मैचेस ऑल खेल रहे हैं जिसमें वो सारे के सारे जीते. That means again they are winning 100% of their matches, and we know that this value is actually 50. नाउ देयर विनिंग परसेंटेज विल इंप्रूव फ्रॉम 50 to 60. तो बेसिकली मैंने दूसरी बार एलिगेशन लगा दिया कि 50% मैचेस वो अब तक जीत चुके हैं. दे विन 100% ऑफ देयर नेक्स्ट 15 मैचेस एंड देयर परसेंटेज ओवरऑल बिकम 60%. तो अगर मैं इसमें एलिगेशन लगाऊं, so this comes out to be 40 and 10, which is 4:1. Now students, we know that this 1 corresponds to 15, है ना, इसकी वैल्यू हमें पता है. तो यार अगर एक की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट मीन्स 4 की वैल्यू 60 हो जाएगी. 60 matches, that means when they won 50%, okay, when they won 50%, they had played a total of 60 matches. They had played a total of 60 matches. मतलब वो यहां तक 60 मैचेस खेले. अब 60 मैचेस का रेशियो क्या है? 5:1 का है. So that means they had played 50 matches till they won 40% and they played 10 more matches, right? और क्वेश्चन में पूछा गया है how many matches has the Guava club played in the Apple Cup so far? So याद रहे, if they play एक assumption है कि अगर ऐसा होगा, अगर वो अगले n मैचेस जीत जाए, then their percentage will improve to 50. तो बेसिकली वो यहां तक पूछ रहे हैं कि जब तक वो लोग 40% जीते थे तब तक उन्होंने कितने मैचेस खेले थे. सो 50 इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स,
If you solve it by allegation, it is very easy, else it would be time consuming. I hope this question is clear to all of you. Let us see the next question now. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबने ट्राई किया होगा यार। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारी आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, राइट? आई मीन द इम्पोर्टेंट वंस एटलीस्ट यू शुड नो, और एलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूलेज भी आने चाहिए, है ना? तो सॉल्व करने से पहले एक दो चीजें आपको बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, एंड अनदर प्रॉपर्टी यू शुड नो इज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है? अभी यार आप देख सकते हो कि ये भी किसी का क्यूब है और ये भी किसी का क्यूब है ना? साइन 15 पावर 6 and sine 75 power 6. So can I say they are cubes of sine square 15 and sine square 75, है ना? तो इसका मैंने क्यूब कर दिया, मैंने a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया ना। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब, क्यूब करूंगा तो क्या आ जाएगा? साइन 15 की पावर 6 आ जाएगी, साइन 75 की पावर भी 6 आ जाएगी। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी, तो 3 टाइम्स साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 75, दिस इज 3 टाइम्स ए बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी करूंगा तो साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 आ जाए। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करें, तो कहने से दिस इज बेसिकली कॉस स्क्वायर 15, so can I say this is sine square theta plus cos square theta? Now sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Can I say left hand side will become 1 का cube is 1. Now look at the right hand side. Right hand side में हमारे पास आ जाएगा sine 15 with power 6, sine 75 with power 6, and we'll have 3 times sine square 15 sine square 75. आप देखें, अगर ये जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है ये भी सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज साइन स्क्वायर 75 इज कॉस स्क्वायर 15 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट? अभी देखो न्यूमरेटर में जो पूछा गया है दैट इज साइन 15 पावर 6 साइन 75 पावर 6, एंड वी हैव 6 टाइम्स साइन स्क्वायर 15 साइन स्क्वायर 75। Here we have 3 times sine square 15 sine square 75. So what I'm doing is I'm adding 3 times sine square 15 sine square 75 on both the sides. Left hand side और right hand side में मैंने ये add कर दिया. So can I say on adding 3 times sine square 15 sine square 75 on the left hand side, this numerator we can write it as 1 plus 3 times sine square 15 and sine square 75. So we can write numerator in this way. ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आप डिनोमिनेटर को देखें, ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 15 प्लस साइन स्क्वायर 75 का अगर मैं होल स्क्वायर करूं अप्लाइंग फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, वील गेट साइन 15 पावर 4 प्लस साइन 75 power 4 a square plus b square plus 2 times ab. So we'll get twice of sine square 15 and sine square 75. अब अगर आप ध्यान से देखें डिनोमिनेटर को, हमें चाहिए sin 15 power 4 sin 75 power 4, we have that. We need 5 times sine square 15 sine square 75. Here we have 2 times sine square 15 sine square. So again can I say, जैसे हमने ऊपर किया था, we have to add 3 times sine square 15 sine square 75 on both the sides, है ना? तो left hand side में again this thing is 1 now because this is now cos square 15 and we know that sine square theta plus cos square theta is 1. So left hand side is 1 and we are adding this thing on both the sides. So left hand side will become 1 plus 3 times sine square 15 sine square 75. तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आ रही है जो न्यूमरेटर में है. डिनोमिनेटर इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 1 plus 3 times sine square 15 sine square 75. Both numerator and denominator are same, so answer is 1.
नॉट एट ऑल इजी क्वेश्चन, बट अगर आपको करना है तो इसी तरीके से ही करना पड़ेगा, राइट? बट अगेन यू कैन स्किप मेनी स्टेप्स जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आई एम राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो कुछ स्टेप्स आप स्किप भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली नॉट वन ऑफ दोस क्वेश्चंस जो आपको पहली बार में या पहले गो में अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा यार, डिस्कस कर लेते हैं इसको। सो दिस लुक्स टफ, बट अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करें, लॉजिकली करें, तो आप जल्दी कर सकते हैं। सो आई टेल यू हाउ यू कैन सॉल्व इट क्विकली। So the problem here is that the coordinates are given in terms of variables, right? So how can we make it easy? Let us see that. A के जो coordinates हैं that is a comma b minus 2c. B के coordinates हैं a comma b plus 4c. और c के coordinates हैं minus 2a comma 3c. It is given that a, b, c are positive numbers. We have to find triangle area of triangle ABC in terms of small abc. अभी देखो यार, वेरिएबल लेने से बेटर है आप कोई भी वैल्यू एज्यूम करते हैं। उन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आर दे आर पॉजिटिव नंबर्स। सो लेट्स टेक स्मॉल ए एज 1। यू कैन एज्यूम एनी वैल्यू यू वांट। ओके, मैंने स्मॉल ए को 1 ले लिया। अभी बी को मैंने लेट्स से 2 ले लिया। अब देखो, अगर मैं बी को 2 ले रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस एज 0, because see 0 into anything is 0, so I'll try to make it 0. To make it 0, because I've taken b as 2, can I say c has to be 1? आई होप सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो मैंने c को ले लिया 1, राइट? तो अगर मैं c को 1 ले लूं, तो यहां से मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखो a के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? स्मॉल a इज 1, b माइनस 2 इज c इज 0। b के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? a कॉमा b प्लस 4c, 1 कॉमा b प्लस 4c, दैट मीन्स 2 प्लस 4 दैट इज 6। c के कोऑर्डिनेट्स आ गए माइनस 2a, दैट मीन्स माइनस 2, 3c इज 3। अभी देखो आपके पास कोऑर्डिनेट्स, आई होप आप सबको एरिया निकालना आता है इसका। निकाल लोगे आप सब लोग एरिया? मैं एक बार कैलकुलेट करके बता देता हूँ एरिया कितना आ जाएगा। सो एरिया का फॉर्मूला हाफ मॉड के अंदर। नो सी, आई टेल यू अनदर वे ऑफ डूइंग इट। एक तरीका तो आप सबको आते ही होगा। आई टेल यू अनदर वे हाउ यू कैन कैलकुलेट एरिया इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स आप लिख लो, ए के आगे 1,0, बी के आगे 1,6, सी के आगे -2,3। अभी आपने जिसको पहली बार लिखा था उसको फिर से एक बार लिख लो, है ना, जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ साइकिल। ए बी सी देन अगेन ए, 1,0 अगेन। अभी क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट डायगनली। ओके, लेफ्ट से राइट डायगनली प्रोडक्ट का सम लेंगे, है ना, सबका प्रोडक्ट उसका सम। सो 1 into 6, 1 into 6 इज 6, 1 into 3, ओके, 1 into 3 is 3, एंड -2 into 0, -2 into 0 इज 0। ओके, मैंने क्या किया? मैंने लेफ्ट से राइट प्रोडक्ट्स लिया, उनका सम 1 into 6 प्लस 1 into 3 -2 into 0, इन सब का सम, है ना, इन सब का सम माइनस। अब जो बचे में राइट टू लेफ्ट डायगनली, राइट टू लेफ्ट डायगनली उनका सम। तो 0 into 1 इज 0, 6 into -2, 6 into -2 इज -12, एंड 3 into 1, 3 into 1 इज 3। ठीक है, याद रहे ये सब मॉड के अंदर आएगा। ओके, 1/2, बाकी सारी चीजें मॉड के अंदर आएंगी। सो 1/2 इंटू, नौ 6 + 3 इज 9, माइनस ऑफ, ब्रैकेट के अंदर ये भी -9 आ रहा है। सो 9 माइनस माइनस ऑफ 9, दैट इज 9 + 9। सो दिस कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ 18। सो 9 इज द करेक्ट आंसर। अब देखो, अगर आप ऑप्शन ऑप्शन सारे स्मॉल ए बी सी के टर्म्स में दिए हुए, तो मैंने ए बी सी की वैल्यू ली थी 1 2 1, and I should get the answer as 9. Now, in place of A, if I put 1, in place of B, if I put 2, 9 into 1 into 2 into 1, that would give me, I mean 6 into 1 into 2 into 1, that would give me 12. But I need 9, so this is not correct. 9 into 1 into 2 into 1, that would be 18, but I need 9, so this is incorrect. 6 into B into C, that would give 12. Again, this is incorrect. 9 into AC. Now, students, 9 into AC, this is coming out to be 9. So this has to be the correct answer. बहुत अच्छा तरीका, आप वैल्यू ज्यूम करें, काफी जल्दी कर सकते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, students, so I hope all of you have tried this question. Let us discuss it.
देखो यार, ये वो वाला क्वेश्चन है जहाँ काफी लोगों ने काफी टाइम वेस्ट कर दिया। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आप इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के भी कर सकते हैं, ओरली विद इन 30 seconds। तो लेट अस सी दैट अप्रोच। 5 students they appeared for an examination, average marks obtained by these 5 students is 40। 5 लोग हैं और उनकी एवरेज 40 है। Maximum marks of the examination is 100। Each of the 5 students they scored more than 10 marks। None of them scored exactly 40 marks। Very important information, किसी भी स्टूडेंट के exactly 40 नहीं है। Now based on the information given, which of the following must be true। अब आप खुद सोचें, देखो 40 किसी के भी नहीं है लेकिन एवरेज 40 है। कहने से इफ एवरीवन स्कोर्स अबव 40, इफ एवरीवन स्कोर्स अबव 40, अगर सबका स्कोर 40 से ऊपर है, is it possible? Definitely it is not possible, because in that case average would be above 40। अगर सबका ही 40 से ऊपर स्कोर है तो एवरेज 40 से ऊपर हो जाएगी। ऐसे ही कहने से none of them is scoring 40, it is given in the question। Not everyone can score below 40, because if everyone is scoring below 40, सबका ही स्कोर 40 से कम है, तो कहने से डेफिनेटली एवरेज वुड बी बिलो 40। तो यार एवरेज 40 कैसे आएगी? we can definitely say that at least one of them, at least one of them should be scoring above 40, right? And at least one of them should score below 40 as well। तो आप अगर ऑप्शंस देखें, आपको इजीली पता लग जाएगा आंसर क्या होना चाहिए। एट लीस्ट वन ऑफ देम शुड स्कोर लेस देन 40 मार्क्स। क्योंकि यार अगर सबका 40 से ऊपर हो गया तो एवरेज 40 से ऊपर हो जाएगी। तो मतलब एक बंदा तो ऐसा होगा ना जिसका स्कोर 40 से कम होना चाहिए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप ये सबको क्लियर है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने ट्राई किया है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। अ पेंटर ड्रॉ 64 इक्वल स्क्वायर्स ऑफ 1 square inch on a square measuring 64 square inches। She chooses 2 squares 1 square inch each। तो छोटे छोटे स्क्वायर्स बना लिए 64, उसमें से 2 स्क्वायर चूज किए हैं। एंड शी पेंट्स देम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू पेंटेड स्क्वायर्स दे हैव अ कॉमन साइड? देखो यार 8 क्रॉस 8 अगर हम बनाएंगे तभी 64 स्क्वायर्स आएंगे। तो जस्ट टू एक्सप्लेन यू, आई विल टेक अ स्मॉलर स्क्वायर। ओके, आई विल टेक अ स्क्वायर, बिगर स्क्वायर हैविंग 4 क्रॉस 4 स्क्वायर्स, है ना। मैं छोटा मैट्रिक्स बना रहा हूँ 4 क्रॉस 4 वाला, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है। सो हियर इफ यू सी, आई हैव ड्रॉन अ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। नाउ इन द क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट 8 क्रॉस 8, आई हैव टेकन 4 क्रॉस 4। अब आप खुद देखें कि अगर मुझे 2 स्क्वायर सिलेक्ट करने हैं ना, ये छोटे छोटे कितने स्क्वायर्स है? छोटे छोटे हमारे पास 16 स्क्वायर्स है। इनमें से मुझे 2 स्क्वायर सिलेक्ट करने हैं जिनमें कॉमन साइड है। ओके, जिनमें कॉमन साइड। अब आप खुद सोचो कॉमन साइड कब होगी? देखो यार कॉमन साइड सिर्फ तभी हो सकती है अगर आपने वो 2 स्क्वायर सिलेक्ट किए हैं विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर। ध्यान देना। अभी किसी भी एक रो में देख लो, मान लो पहली वाली रो में आप देखें, कहने से अगर मैं ये 2 एडजेसेंट स्क्वायर सिलेक्ट करूं, ये 2 एडजेसेंट स्क्वायर सिलेक्ट करूं, तो इनमें कॉमन साइड होगी, है ना। इनमें कॉमन साइड होगी। दिस इज द कॉमन साइड इफ आई सिलेक्ट 2 एडजेसेंट स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं सेकंड और थर्ड स्क्वायर सिलेक्ट करूं, है ना, सेकंड और थर्ड स्क्वायर सिलेक्ट करूं, इसमें भी आप देख सकते हैं कॉमन साइड होगी। एंड वन मोर वे ऑफ डूइंग इट इज आई कैन सिलेक्ट थर्ड स्क्वायर एंड द फोर्थ स्क्वायर, है ना, थर्ड स्क्वायर एंड द फोर्थ स्क्वायर, इसमें भी ये कॉमन साइड होगी। तो इसमें हमें क्या पता लग रहा है कि अगर मैं किसी एक रो की बात करूं, है ना, किसी एक रो की बात करूं, तो आई कैन ईदर सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर, और आई कैन सिलेक्ट सेकंड स्क्वायर एंड थर्ड स्क्वायर, और आई कैन सिलेक्ट थर्ड स्क्वायर एंड फोर्थ स्क्वायर। सो कहने से फॉर एवरी रो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। आई होप ये बात सबको क्लियर है। फॉर एवरी रो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। नाउ सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहां पर भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है पहली रो के लिए। यहां पर भी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, यहां भी 3 पॉसिबिलिटीज है, यहां भी 3 पॉसिबिलिटी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, वी हैव 3 पॉसिबिलिटीज फॉर एवरी कॉलम। कहने से आई कैन सेलेक्ट दीज फर्स्ट 2 स्क्वायर्स। अगर मैं पहले वाले कॉलम की बात करूं, मैं पहले 2 स्क्वायर सिलेक्ट कर सकता हूं। ऐसे ही ये भी पॉसिबल है कि मैं सेकंड और थर्ड वाला स्क्वायर सिलेक्ट करूं, है ना, सेकंड और थर्ड वाला, यहां पर ये कॉमन साइड आ जाएगी। एंड सेम गोज फॉर द थर्ड स्क्वायर एंड द फोर्थ स्क्वायर।
मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसमें भी कॉमन साइड है. सो कहने से स्टूडेंट्स, for every column also again we have three choices. For every column again I have three choices. I can select first and second square, I can select second or third square, or I can select third and fourth square. So this was just to explain you. अब यही चीज students हम 8 cross 8 मैट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, right? If I have 64 squares, 8 cross 8, just like a chessboard. So कहने से for every row, how many choices we have? I can select first or second square. I can select second or third square. I can select third or fourth square. No need to write everything. Last case would be I can select seventh square and the eighth square. How many possibilities are there? You can see there are 7 ways. Okay, there are 7 ways. Can I say there are 7 ways for every row and every column? Now there are 8 rows, right? There are 8 rows in a chessboard and there are 8 columns. So that means total possibilities are 16 into 7, 112 ways. So these are the 112 favorable cases. 112 favorable cases divided by total number of cases. How many squares we have in a chessboard? We have 64, out of which I have to select any two. I have to select any two. So that means 64C2. So if I calculate it, 112 divided by 64 into 63 divided by 2. तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा. So this comes out to be 32. Further 16 से जा रहा है ये, 16 into 2, 16 into 7, 7 into 9. So we have 1 by 18. 1 by 18. एक बार देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन 1 by 18 के बराबर आ रहा है. सो स्टूडेंट्स, नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस, ये आप इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो आप देखेंगे ये 1 by 18 के बराबर आ रहा है, राइट? बिकॉज सी 18 into 100, 18 into 100 is 1800, and 18 into 12, right? 18 into 12 is 216. So 1800 and 216 is 2016, right? It is 2016. So 1 by 18 is the correct answer. आई होप ये सबको क्लियर है. काफी अच्छा क्वेश्चन है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबने ट्राई किया होगा. इसमें यार देखो, अगर आप कुछ इनिशियल वैल्यूज निकालोगे ना तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, है ना? जैसे a1 की वैल्यू 1 है ना, a1 की वैल्यू 1 है. इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1, इफ आई पुट n इज इक्वल टू 1, सो कहने से आई कैन फाइंड a2, है ना? a1 की वैल्यू 1 है, n की जगह मैंने 1 पुट कर दिया इस इक्वेशन में. आई गेट a2 इज इक्वल टू 1 divided by 1 plus 1 by 1, which is basically 1 by 2. Okay, which is 1 by 2. Similarly, if I try to calculate a3, अब मैंने n की जगह 2 पुट कर दिया है ना, n की जगह 2 पुट कर दिया, so I'll get 1 divided by 1 plus 1 by a2. तो सी स्टूडेंट्स, a2 की वैल्यू 1 by 2 है ना, a2 की वैल्यू 1 by 2, तो 1 divided by 1 by 2. Let me write it completely here. So this will be 1 by 1 plus 2, which is 1 by 3. ऐसे ही अगर आप a4 निकाले, मतलब मैंने n की जगह 3 पुट किया ना, n की जगह 3 पुट किया, so I'll get 1 divided by 1 plus 1 by a3. Now a3 is 1 by 3, so this comes out to be 1 divided by 1 plus 3, which is 1 by 4. I hope the pattern is clear to all of you. अब देख लेते पूछा क्या गया. a1 into a2. So what is a1 into a2? a1 into a2 is 1 into 1 by 2. Now plus a2 into a3. a2 into a3 is 1 by 2 into 1 by 3. नेक्स्ट टर्म a3 into a4 is 1 by 3 into 1 by 4. अब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी बहुत बार किए होंगे, है ना? जब आप कैट की प्रैक्टिस कर रहे थे, कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे किए होंगे. कहने से फर्स्ट टर्म कैन बी रिटन एज 1 minus 1 by 2. Second term can be written as 1 by 2 minus 1 by 3. Third term would be 1 by 3 minus 1 by 4. And can I say students last term, right? Last term easily हमें पता लग रहा है a2008. a2008 would be 1 by 2008 minus 1 by 2009.
सो आई होप आप सबको पता है अब क्या होगा. वील बी लेफ्ट विद ओनली द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. बाकी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे. आप देखो -1/2 +1/2 कैंसिल, -1/3 +1/3 कैंसिल. तो हमारे पास सबसे बड़ा टर्म बच जाएगा विच इज 1, और सबसे छोटा वाला विच इज 1/2009. So 1 minus 1/2009, that is 2008/2000. So this is the correct answer. काफी इजी क्वेश्चन है. आपको सिर्फ ये फिगर आउट करना था कि A1 A2 A3 की क्या वैल्यूज है. So I hope this is clear to everyone. Let us see the next question now. सो आई होप स्टूडेंट्स आप सबने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा. यार अब देखो इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने काफी गलती करी थी. Let us read the question first. A non-flying ant wants to travel from the bottom corner to the diagonally opposite top corner of a cubicle room. The side of the room is 2. We have to find minimum distance that the ant needs to travel. एक काम करता हूँ, पहले क्यूब बना लेता हूँ, तभी आपको बेटर समझ में आएगा. Just to make you visualize. ठीक है. तो साइड ऑफ द क्यूब इज गिवन टू, सो लेंथ इज 2, विड्थ इज 2, हाइट इज 2. तो क्वेश्चन में बोला गया था कि बॉटम कॉर्नर से डायगनली टॉप कॉर्नर पे जाना है. लेट मी नेम दी vertices as well. Let's say this is B, this is C, this is D and this is E. ठीक है. तो अभी क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमें पॉइंट ए से पॉइंट डी पे जाना है. हमें पॉइंट ए से पॉइंट डी पे जाना है. अभी देखो काफी लोगों ने क्या किया, लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला लगा दिया. देखो यार लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला हम तभी लगा पाते अगर एंट वाज एबल टू फ्लाई, राइट. बिकॉज एंट इज नॉट एबल टू फ्लाई, इट हैज टू ट्रेवल थ्रू द फेसेस ऑफ द क्यूब. सो यू कैनॉट अप्लाई दैट फॉर्मूला. तो काफी लोगों ने 2√3 मार्क कर दिया विच इज इनकरेक्ट. लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला अप्लाई करें. अभी देखो बेस्ट तरीका क्या रहेगा, आप ऐसे समझो कि पॉइंट ए से पॉइंट डी पे जाना है. तो ये वाला जो फेस है इसको हमने लेट से ऐसे नीचे की तरफ गिरा दिया, है ना. तो ये फिगर वुड बी समथिंग लाइक दिस. अगर इस फेस को मैं खोल दूं, बेसिकली आई विल ओपन दिस फेस, सो द फिगर वुड बी समथिंग लाइक दिस. इस फेस को हमने ओपन कर दिया, राइट. So you can see this D point is now, this point is D, this point is now E, and now I am looking for, again I am looking for AD, right. I am looking for AD. So can I say now this is a right angle triangle, है ना. Basically this is a right angle triangle, ये 90 degree. And I know that AB is 2, BE is also 2. I know that DE is the face of the cube, that is also 2. Now here if I apply Pythagoras theorem, students, we'll get AD square is equal to 4 का square plus 2 का square. So AD square comes out to be 20. AD comes out to be 2 times √5. बहुत अच्छा तरीका है ये, राइट. और ये क्वेश्चन गाइस पहले भी सेम क्वेश्चन कैट में भी आ चुका है इन 2013 आई गेस. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबने इसको ट्राई किया है. देखो काफी लेंदी क्वेश्चन लग रहा है, बट अगर आप इसको पढ़ो बहुत इजी क्वेश्चन है. सो सपोज हरुका हैज अ स्पेशल की इन हर कैलकुलेटर कॉल्ड द डेल्टा की. इफ द डिस्प्ले शोज अ 1 digit number, pressing the delta key replaces the displayed number by twice its value. But if it shows a 2 digit number and you press the delta key, it replaces it by with the sum of the digits. She enters 1 and presses delta key repeatedly. What will be the value after she presses it for 68 times? तो देखो पहले तो वैल्यू 1 आ रही है. अब उसने डेल्टा की प्रेस करना स्टार्ट करी. तो पहली बार जब डेल्टा की प्रेस करी, बिकॉज इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर, इट विल डबल. सो विल गेट 2. जब पहली बार प्रेस किया तो 2 आया. उसके बाद क्या होगा, सिंगल डिजिट है अगेन इट विल डबल, सिंगल डिजिट है अगेन इट विल डबल, सिंगल डिजिट है अगेन इट विल डबल. नाउ डबल डिजिट, सो सम ऑफ डिजिट 7. सिंगल डिजिट अगेन इट विल डबल, double digit again it will add, so that would become 5. Single digit again it will double, and now a double digit again, sum of digits again you will get 1. अभी देखो 1 पहले ही आ चुका था, अब फिर से 1 आ गया है ना. 1 पहले ही आ चुका था, 1 फिर से आ चुका है. दैट मीन्स नाउ इट विल स्टार्ट रिपीटिंग, राइट.
इट विल स्टार्ट रिपीटिंग। अब रिपीट देखो कितने टर्म्स की बात हो रहा है। फर्स्ट टाइम डेल्टा की प्रेस करी तो 2 आया, है ना। सेकेंड टाइम पे 4 आया, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स्थ टाइम, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, मतलब एवरी नाइन्थ, एवरी नाइन्थ विल गिव अस वैल्यू 1, है ना। एवरी नाइन्थ टर्म इज 1। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी, 68 टाइम्स में। सो ऑन प्रेसिंग डेल्टा की 9 टाइम्स वी आर गेटिंग 1। सो कहने से 63rd टाइम पे भी 1 आ जाएगा, 63rd टाइम पे भी 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, न्यू साइकिल विल स्टार्ट। 64th पे वील गेट अ 2, 65th पे we'll get a 4, 66th पे we'll get 8, 67th पे again it will double, we'll get 16, and 68th पे we'll get sum of digits which is 7. So 7 is the correct answer. देखो देखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट है बहुत इजी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइज अगेन आई वुड से प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो क्वेश्चन था उस लेवल का ही ये भी क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था पर फिर भी काफी लोगों ने इसमें गलती कर दी। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आप देखो जो पूछा गया है वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बिगर जार, एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट इन बिगर जार the ratio is 85 510 of water, lime and sugar। बिगर जार में हमें ऑलरेडी वाटर, लाइम और शुगर का रेशियो गिवन है और हमसे पूछ रहे हैं परसेंटेज ऑफ वाटर। सो हियर इफ यू ऐड ऑल दिस थ्री द टोटल ऑफ वाटर, लाइम एंड शुगर is already 100, and we have to find percentage of water and we know that water is 85 out of 100, तो percentage भी तो 85 ही हो जाएगा ना यार। so 85 is the correct answer। लुक एट दिस क्वेश्चन गाइज, यू कैन इजिली सॉल्व इट विद इन 30 seconds, पर काफी लोगों ने इसे ठीक से पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन को। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Okay, now again, I won't say that this was very tough, but definitely it was time consuming. Okay, काफी time consuming था, हम उसको पहली बार में attempt नहीं कर सकते, but there is lot to learn from this question, so I'll explain you how to solve it. Now there are 3 sections in a question paper, each section has 10 questions। तो 3 sections है, सेक्शन ABC मान लेता हूँ, ठीक है, और सब में 10-10 क्वेश्चंस है। ओके, देयर आर 10 क्वेश्चंस इन ईच। First section only has multiple choice questions and 2 marks will be awarded for each correct answer। हाँ, तो करेक्ट के लिए 2 नंबर मिलेंगे। For each wrong answer minus 0.5 marks will be deducted। Any unattempted question will be treated as wrong answer। तो मतलब या तो 2 मिलेगा, अगर गलत किया है या अनअटेम्प्टेड है तो माइनस ऑफ 0.5 मिलेगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन इन द सेकेंड सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स। यहां पर हर एक के 3-3 नंबर है, वेयर एज ईच क्वेश्चन इन द थर्ड सेक्शन कैरीज 5 मार्क्स। ओके, यहां पर 5 मार्क्स है। फॉर एनी रॉन्ग और अनअटेम्प्टेड इन द सेकेंड नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड। हाँ, तो यहाँ कुछ डिडक्शन नहीं होगी, 0 ही है। ओके, अ स्टूडेंट स्कोर इज द एडिशन ऑफ ऑल मार्क्स। व्हाट इज द सिक्स्थ हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर। तो अभी देखो यार, बेस्ट तरीका क्या रहेगा, आप ऐसे समझो कि हाईएस्ट कब आएगा। हाईएस्ट तो यार तभी आएगा ना अगर उसके सारे के सारे करेक्ट हो जाए, है ना। तो हाईएस्ट की अगर बात करें दैट कैन बी, पहले वाले सेक्शन में पूरे नंबर आ गए दैट मीन्स 10 into 2, दूसरे वाले में भी पूरे आ गए दैट इज 10 into 3, और तीसरे वाले में भी पूरे आ गए दैट इज 10 into 5। सो दिस कम्स आउट टू बी 100। तो यार एक बात तो पक्की है कि मैक्सिमम फर्स्ट हाईएस्ट या हम कह सकते हैं 100 मार्क्स हो गए। नाउ ट्राई टू डू इट इन दिस वे। कहने से अगर मैंने एज्यूम कर लिया उसके सारे के सारे सही है, उसके सारे के सारे सही है, दैट इज वाई ही इज गेटिंग 20 30 एंड 50, ही इज गेटिंग अ टोटल ऑफ 100। नाउ कहने से विद एवरी इनकरेक्ट, नाउ लिसन टू माई लैंग्वेज। अगर सेक्शन ए में कोई भी एक गलत हुआ, सेक्शन ए में कोई भी एक गलत हुआ या अनअटेम्प्टेड हुआ, देयर विल बी अ डिक्रीज ऑफ 2.5, क्योंकि 100 में से मैं डिडक्ट कर रहा हूं ना, 100 में से।
तो अगर उसका सेक्शन ए में भी कोई भी गलत हुआ होगा तो वो 2 मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ही होंगे, और -0.5 भी होगा। तो अगर 100 एज्यूम करके चलें कि ऑलरेडी उसके 100 है, नाउ विद एवरी अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग इन सेक्शन ए विल बी अ डिक्रीज ऑफ -2.5। सिमिलरली देयर विल बी अ डिक्रीज ऑफ 3 फॉर एवरी wrong or unattempted in section B, and respectively for section C there will be a decrease of -5। तो हाईएस्ट देखो कब आ रहा है, जब 100 हो रहा है। अब देखो सेकंड हाईएस्ट कब आएगा, सेकंड हाईएस्ट तो तब आएगा ना अगर मान लो उसने सेक्शन ए में कोई एक गलत या अनअटेम्प्टेड रख दिया, एक गलत या अनअटेम्प्ट किया, तो 2.5 मार्क्स डिक्रीज हो जाएंगे, राइट। सो सेकंड हाईएस्ट वुड बी 97.5। अभी देखो थर्ड हाईएस्ट कब आएगा, थर्ड हाईएस्ट तो तभी आएगा अगर कोई एक क्वेश्चन गलत हो जाए सेक्शन बी का, राइट। एज्यूमिंग ऑल ऑफ देम आर करेक्ट वील गेट 100 मार्क्स। सेक्शन बी में अगर एक गलत हो जाए तो 3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो थर्ड हाईएस्ट वुड बी 97। Right now, see, there cannot be a decrease of 4, right? But there can be a decrease of 5. अब decrease of 5 दो तरीके से possible है, right? Assuming maximum is 100, decrease of 5 दो तरीके से possible है, या तो सेक्शन ए के कोई दो गलत हो जाए, या दो अनअटेम्प्टेड हो, है ना, या सेक्शन सी का एक गलत हो जाए, तो उस केस में देयर विल बी अ डिक्रीज ऑफ 5। फोर्थ हाईएस्ट वुड बी 95। फिफ्थ हाईएस्ट, अभी देखो 5 से ज्यादा डिक्रीज कब आ रहा है, 5 से ज्यादा डिक्रीज आ रहा है अगर एक सेक्शन ए का गलत हो जाए और एक सेक्शन बी का गलत हो जाए। अगर एक सेक्शन ए का गलत है, एक सेक्शन बी का गलत है, कहने से देयर विल बी डिक्रीज ऑफ 5.5। 5.5 का डिक्रीज, दैट मींस स्कोर वुड बी 94.5। दिस इज द फिफ्थ हाईएस्ट स्कोर। अभी सिक्स्थ हाईएस्ट कितना हो जाएगा, सिक्स्थ हाईएस्ट कब होगा, 5.5 से ज्यादा डिक्रीज कब आ रहा है, 5.5 से ज्यादा डिक्रीज आ रहा है अगर दो क्वेश्चंस सेक्शन बी के गलत हो जाए ना, अगर दो क्वेश्चन सेक्शन बी के गलत है या अनअटेम्प्टेड है, सो देयर विल बी डिक्रीज ऑफ 6, सो दैट वुड मेक इट 94। सो स्टूडेंट्स 94 विल बी दी सिक्स्थ हाईएस्ट स्कोर। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल भी है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Okay, students, so I hope all of you have tried it. Let us read the question first. ABCD is a trapezium where BC is parallel to AD. Okay, BC is parallel to AD and perpendicular to AB. It is given that AD is greater than BC. एक काम करते हैं, पहले इतनी फिगर बना लेते हैं। ABCD is a trapezium and AD is greater than BC. So let's say this is AD, right? And AD is perpendicular to AB. तो एक काम करते हैं, ये बना लेते हैं हम AB को, right? AD is greater than BC, so let's say this is BC, something like this. Okay, let me name them, आपको बेटर समझ में आएगा। सो इसको मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C और इसको D। अब आप देख सकते हैं BC is parallel to AD, BC is parallel to AD and BC is perpendicular to AB, है ना, BC is perpendicular to AB, तो ये एंगल 90 डिग्री भी है। P is a point on AD, P is a point on AD, P कहीं भी हो सकता है, लेट्स से P को यहां मान लेता हूं मैं। CPD इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है जी, CPD इक्विलेटरल ट्राइंगल है। So let us join this. CPD is an equilateral triangle. Further, it is given Q is a point on BC such that AQ is parallel to PC. AQ is parallel to PC. हाँ, तो कुछ ऐसे AQ और PC पैरेलल है। AQ is parallel to PC. इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल सीपीडी, इसका एरिया में गिवन है 4√3। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सीपीडी इज इक्विलेटरल, अगर इसकी साइड को मैं ए मान लूं तो एरिया में पता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, राइट, एंड इट इज गिवन 4√3। सो कहने से √3 गेट्स कैंसिल्ड, वील गेट ए इज इक्वल टू 4। तो साइड तो 4 आ गई जी, है ना, साइड तो 4 आ गई। अब क्योंकि ए क्यू और पीसी पैरेलल है तो ये भी 4 हो जाएगा, है ना, ए क्यू भी 4 हो जाएगा। ओके, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल ए बी क्यू, हमें इसका एरिया निकालना है एपी क्यू। अब देखो एपी क्यू में मुझे एक एंगल पता है 90 और एक साइड पता है 4, तो ऑब्वियसली आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन।
Now students use this information because it is an equilateral triangle, right? This is an equilateral triangle, so this angle would be 60 degree, right? And if this angle is 60 degree, that means this angle is 120 degree. Okay, this angle is 120 degree. Look at this figure, APCQ, APCQ, AQ and PC are parallel, AQ and PC are parallel, and we know that BC and AD are parallel. So this is now parallelogram, right students? This is parallelogram, and because it is a parallelogram, this angle is 120 degree. तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, है ना? ये एडजेसेंट का सम 180 होता है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, तो दिस वुड बी 120 डिग्री, एंड कहने से देन दिस वुड बिकम 60 डिग्री. एंड नाउ इफ यू लुक एट दिस ट्राइंगल ए बी क्यू, इट विल बिकम 30 60 90 ट्राइंगल. अभी देखो 90 के सामने 4 है, तो 30 के सामने क्या होगा? यूजिंग रेशियो 30 60 90 का रेशियो आप सबको पता ही होगा, 1:√3:2. This is given to us as 4, so that means 30 के सामने would be 2 and 60 के सामने would be 2 times √3. So 30 के सामने would be 2, 60 के सामने would be 2 times √3. We need area, so half into 2 into 2√3. So 2√3 is the correct answer. काफी अच्छा क्वेश्चन है और डूएबल भी है अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज आती है. आई होप ये सबको क्लियर है. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Okay, students, so this question we have already covered. Let us see the next question. Please pause the video and give it a try. Okay, students, I hope आप सबने ट्राई किया होगा यार. एक बार देख लेते क्वेश्चन में क्या गिवन है. सेपरेटली जैक एंड सृष्टि इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन अ स्टॉक मार्केट. जैक्स इन्वेस्टेड अमाउंट इज गेटिंग रिड्यूस बाय 50% एवरी मंथ, मतलब उसका हर महीने पैसा आधा होता जा रहा है. सृष्टि's इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड एवरी मंथ बट इन एन एपी विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 15,000. They both withdrew their respective amounts at the end of 6 months. They observed that if they had withdrawn their respective amount at the end of fourth month, ratio of their amounts would have been the same as the ratio after 6 months. What was the amount of money invested by Jack in the stock market? देखो यार, मेन तो ये है आपने कैलकुलेशन करनी कैसे है. देखो जैक का पैसा हर बारी आधा होता जा रहा है, तो कहने से जितना भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया था दैट वुड बिकम 1/2, 1/2, 1/2, right? It is becoming half 6 times, so that means it is becoming 1/2 to the power 6. That means it will become 1/64 times. जितना भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया था उसका 1/64 हो जाएगा एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स. तो क्योंकि वो 1/64 हो जाएगा, तो मान लेते हैं शुरू में जैक ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया था, लेट से दैट इज 64x, because he ultimately at the end of 6 months it has to become 1/64, so I have taken 64x. तो सृष्टि का भी सेम अमाउंट है, that would also be 64x. ओके स्टूडेंट्स. अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद जो रेशियो है वही रेशियो 4 महीने के बाद है, तो अभी पहले 6 महीने के बाद देख लेते हैं. एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स, जैक का जो पैसा है दैट वुड बिकम 1/64 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू, सो इट विल बिकम x. सृष्टि के केस में क्या हो रहा है? इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड बाय 15,000, राइट? सो 15,000, 15,000, 15,000, इट विल reduce by 15,000 into 6, that means 90,000. So this would be the amount of 60 after 6 months. वो कह रहे हैं अगर 4 महीने बाद अगर वो पैसे विड्रॉ करते तो जैक का कितना हो जाता? जैक का हो जाता 64x एंड इट इज बिकमिंग हाफ 4 times, so that would be half to the power 4. So 64x into 1/16, that would be 4x. मतलब जैक का पैसा 4 महीने बाद it would have been 4x. सृष्टि का कितना हो जाता? It would be 64x and 15,000 into 4, so that is 60,000. तो वो कह रहे हैं जो यहाँ पर रेशियो था 6 मंथ्स के बाद, वही रेशियो 4 महीने के बाद भी है. So now we just need to solve it. Let us solve it. So x/64x minus 90 के लिख देता हूँ, 90,000 की जगह, है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. और 4 मंथ्स के बाद का रेशियो है 4x/64x माइनस 60,000. आप देख सकते हैं एक्स एक्स तो वैसे ही कैंसिल हो गया, राइट स्टूडेंट्स? और ये नीचे भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 16x आ जाएगा एंड माइनस 15,000 आ जाएगा.
So we can equate it. 64x minus 90,000 is equal to 16x minus 15,000. So we'll get 48x is equal to 75,000. अब हमें क्या निकालना है? हमें जैक का अमाउंट निकालना है. अमाउंट हमने एज्यूम किया था 64x. So we can find the value of 64x. So that would be 75,000 into 64 by 48. Okay, which comes out to be 100,000. Okay, 100,000, or you can say 1 lakh. So 1 lakh is the correct answer. I hope this is clear to everyone. Let us see the next question now. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबने क्वेश्चन ट्राई किया होगा. ये काफी टफ क्वेश्चन था. इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव. काफी लोगों ने 3 मार्क किया था. 3 इज इनकरेक्ट. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. देखो, पहली चीज तो गिवन है कि एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर. नाउ लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई पी इज इक्वल टू 7 टाइम्स पी. अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, पी वाले टर्म्स को एक साथ ले ले, तो विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस वाई is equal to 7 times p. Now you can see we have x plus y here. We have x plus y here. So if I take x plus y common, so inside the bracket I'll get x minus y minus p is equal to 7 times. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ x प्लस वाई भी है और x माइनस वाई भी है, और आपको ये भी पता है x और y पॉजिटिव इंटीजर्स है. हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करे हैं जब हमें x प्लस वाई भी पता होता है, हमें x माइनस वाई भी पता होता है, एंड वी नो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस. आप सबको पता होगा कि अगर आपको x प्लस वाई भी पता है, x माइनस वाई भी पता है, तो x और y इंटीजर कब आएंगे? x इंटीजर हुए, y भी इंटीजर है, ये तभी पॉसिबल है अगर x प्लस वाई इवन है तो x माइनस वाई भी इवन होना चाहिए. अगर x प्लस वाई ऑड है तो x माइनस वाई भी ऑड होना चाहिए. मतलब या तो ये दोनों इवन होने चाहिए तभी x और y इंटीजर आएंगे, या ये दोनों ऑड होने चाहिए. आई एम एज्यूमिंग कि आप सबको इतना आता होगा. तो आप खुद देखें, अगर मैं x प्लस वाई को इवन ले लूं तो x माइनस वाई भी इवन होना चाहिए, राइट? तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? इवन माइनस पी आ जाएगा. इवन माइनस पी. नाउ दिस इज इक्वल टू 7p. Now, can I say definitely left hand side is even now? Left hand side definitely even because even into anything is even, right? Even into anything. What does it mean? This definitely means that P has to be 2 because right hand side has to be even now. अगर overall हमारा product even है तो ये even कब होगा? P has to be 2 because P is prime. तो P की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो आप देखें ध्यान से, पहला ब्रैकेट इवन है, दूसरा ब्रैकेट इवन माइनस टू विल ऑल्सो बी इवन. इवन इंटू इवन वी आर गेटिंग 7 इंटू 2 दैट इज 14. नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि अगर पहला ब्रैकेट भी इवन है, दूसरा ब्रैकेट भी इवन है, इवन इंटू इवन शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4. इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4. दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल. तो मतलब जब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दोनों इवन है तो ये केस पॉसिबल ही नहीं है. अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले केस में, है ना? अभी देखो, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ. एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस पी इज इक्वल टू 7 इंटू पी. अब आप ध्यान दें, अगर x प्लस वाई को हम ऑड ले लें ना, x प्लस वाई को ऑड ले लें तो सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ऑड, है ना? x माइनस वाई भी ऑड ले लें, ऑड माइनस. अब आप देखें p की वैल्यू इवन नहीं हो सकती. पी की वैल्यू इवन नहीं हो सकती. वाई पी की वैल्यू इवन नहीं हो सकती? आप खुद देखेगा, मैं पी की जगह इवन पुट कर दूं, पी की जगह इवन मतलब पी की जगह 2 पुट कर दूं, तो राइट हैंड साइड वुड बिकम 14 नाउ. राइट हैंड साइड वुड बिकम 14, बट दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये तो ऑड है. एंड ऑड माइनस टू इज ऑल्सो ऑड. सो ऑड इंटू ऑड कैन नेवर बी 14. तो एक चीज तो पक्की होगी कि जब x प्लस वाई ऑड है, x माइनस वाई ऑड है, p इवन नहीं हो सकता, p की वैल्यू 2 नहीं हो सकती. ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर मैं x प्लस वाई की जगह ऑड ले रहा हूं, है ना, x प्लस वाई की जगह ऑड ले रहा हूं, x माइनस वाई की जगह ऑड लिया मैंने. अब आप देखिए p जो है वो ऑड भी नहीं हो सकता.
पी की जगह आप ऑड भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने पी की जगह ऑड लिया तो कहने से राइट हैंड साइड वुड बी 7 into odd. Right hand side would be 7 into odd, and this is not possible. Why this is not possible? Because then odd minus odd would become even. So odd into even हो जाएगा, and odd into even is always even. It is not odd. So that means कोई भी केस पॉसिबल नहीं है ना, कोई भी केस पॉसिबल नहीं है. सो आंसर इज नन ऑफ दी अबव. काफी टफ क्वेश्चन था, बट आई होप आप सबको समझ में आया होगा. So students, this was the last question. So I hope whatever questions we have discussed are clear to you. अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. It will motivate us to even give you a better content. Okay students, so thank you everyone.